अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन को। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, कैसे खुराक हासिल करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन उनकी कितनी टाइप्स हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आज हम लोगों ने एनिमल्स की न्यूट्रिशन को देखना है कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, खुराक की बेस पे या खुराक हासिल करने की आदत पे जानदारों की या जानवरों की कितनी अक़साम हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, आज हम लोगों ने ये देखना है। सबसे पहली टाइप होगी उसकी हर्बीवोरस। एनिमल्स डैट ईट प्लांट्स, वो जानवर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। वो जानवर जो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए या जड़ी बूटियों के ऊपर या घास के ऊपर, उनको कहा जाता है हर्बीवोरस प्लांट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल काओ, गोट, शीप एट्सट्रा। ये जो हमारे पास कैटल वगैरह होते हैं ना, जो जानदार, मसलन गायें, भैंस, भेड़, बकरियां वगैरह जो लोगों ने पाली होती हैं, ये पौधों के ऊपर, घास के ऊपर फीड करती हैं। इनके लिए ये खुराक होती है, इसलिए इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कार्निवोरस। एनिमल्स डैट ईट अदर एनिमल्स। कार्निवोरस में हमारे पास वो जानवर आ जाते हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानवरों को खा के हासिल करते हैं, उनको कहा जाता है कार्निवोरस एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन, लिजर्ड एट्सट्रा। जो शेर वगैरह होते हैं या छिपकलियाँ जो होती हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को या दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी खुराक हासिल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स हमारे पास वो जानवर होंगे जो पौधों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए और जानवरों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, बियर, ह्यूमन बींग्स एट्सट्रा। कुत्ता जो है वो, उसके बाद रीच और ह्यूमन बींग से। बेसिक एग्जांपल ओमनीवोरस में हम ना इंसानों की देते हैं। अब हम अपनी डाइट की बात करें तो इंसान जो है वो पौधे खाता है, मसलन वो साग, पालक, शलजम वगैरह खा रहा होता है, और एनिमल्स वो खाता है जब वो चिकन खा रहा होता है, जब वो बीफ खा रहा होता है, जब वो मटन खा रहा होता है, तो वो एनिमल्स का गोश्त खा रहा होता है, इसलिए इंसानों को ओमनीवोरस कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़म के जिस्म के ऊपर रहते हैं या जिस्म के अंदर रहते हैं और उनसे खुराक हासिल कर रहे होते हैं, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइस एंड टेपवर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्कैवेंजर्स में हम कहते हैं कि वो एनिमल्स जो डेड एनिमल की बॉडी के ऊपर फीड कर रहे होते हैं या जो मुर्दा जानवरों को खा रहे होते हैं, उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। मसलन गीदड़ और गिद्ध, ये जो है ना दोनों एनिमल्स, ये स्कैवेंजर्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये मुर्दा जानवरों को खा रहे होते हैं। 4 मेन फीडिंग मैकेनिज़म्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सस्पेंशन फीडर्स। सस्पेंशन फीडर्स जो होते हैं ना, ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स को खाते हैं पानी से, यानी इनकी खुराक पानी में मौजूद होती है और पानी में जो स्मॉल एनिमल्स या स्मॉल फिशेस वगैरह होंगी या स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स होंगे या स्मॉल फूड पार्टिकल्स होंगे, उनको खा के ये अपनी खुराक हासिल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल्स को सस्पेंशन फीडर्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट फीडर्स जो है ना, ये लिव करते हैं दूसरे फूड सोर्सेज के ऊपर, डिपेंड कर रहे होते हैं। कैटरपिलर्स वगैरह हम कहते हैं, जब बटरफ्लाई का साइकिल स्टार्ट होया होता है ना, तब हम कहते हैं कि वो कैसे फीड कर रही है और कैसे खुराक हासिल कर रहे हैं। फ्लूइड फीडर्स उसके बाद आते हैं। सक न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड फ्रॉम लिविंग होस्ट। टिक्स में हम एग्जांपल देते हैं, हम ना पंजाबी में उसको जलम कह रहे होते हैं, और ये वो ऑर्गेनिज़म होता है जो इंसानों का खून चूसता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसानों के ट्रीटमेंट के लिए। यानी हमारे बॉडी में ना, अब इंसानों की बॉडी में ना गंदा खून प्रेजेंट होता है। हमें पता है, हम लोगों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पढ़ा हुआ है पहले। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये हमारी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स को काज कर रहा होता है। तो पुराने ज़माने में लोग जो थे ना, उनके पास डॉक्टर्स, तबीब का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो वो ये जो जिसको मैंने अभी जलम बोला है ना, वो इसको पानी से पकड़ते थे, क्योंकि ये ना मोस्टली गंदे पानी में भी होती है और किसी हद तक साफ़ पानी में भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो लोग इनको पानी से निकाल के लाते थे। अब ये जो होती हैं ना, इनका दोनों साइड पे इनके मुंह होते हैं, यानी ये दोनों साइड से ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, इनटेक कर रही होती हैं ब्लड का। तो ये ना जिस्म के ऊपर चिपक जाती हैं, इनको उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जिस्म के ऊपर चिपक जाती हैं और फिर वहाँ से ब्लड सक करती हैं, इसलिए इनको फ्लूइड फीडर्स कहा जाता है। यानी जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के फ्लूइड के ऊपर फीड कर रही होती हैं, खुराक हासिल कर रही होती हैं,
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बल्क फीडर्स, ईट रिलेटिवली लार्ज पीसीज ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल पाइथन। बल्क फीडर्स में हम कहते हैं कि वो जानदार या वो जानवर जो ह्यूज अमाउंट में, इंतहाई ज़्यादा अमाउंट में किसी भी ऑर्गेनिज़म की क्वांटिटी को या बहुत ज़्यादा जानदारों के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, उनको पाइथन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोबरा या पाइथन वगैरह। पाइथन अब क्या होता है, पाइथन जो होता है ना ये पूरे इंसान को निगल लेता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये मतलब एक ही टाइम पे एट अ टाइम ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर लेके जा सकता है, इवन के पूरे इंसान को अपने अंदर जिस्म में लेके जा सकता है, अपने मुंह में। उसके बाद हम लोग दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, माइक्रोफेगस को और मैक्रोफेगस को। माइक्रोफेगस में हम कहते हैं कि फैगोट्रॉप्स टेकिंग इन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फैगोट्रॉप्स में हम कहते हैं कि कुछ भी मटेरियल है उसको इनटेक किया जा रहा है, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल होगा। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रोफेगस में जो इनटेक मटेरियल है ना वो बहुत छोटे साइज़ का होगा। बाय फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है यहाँ पे माइक्रोफेगस में। उसके बाद आता है मैक्रोफेगस। मैक्रो मीन्स लार्ज, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा साइज़ के या लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स जो है ना उनको अपनी फूड में शामिल किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट एनिमल्स मोस्टली जो है ना इसको इनटेक करते हैं। उसके बाद क्लैम मसल वगैरह। अब आप लोगों को अगर पता हो कि सिप्पी के अंदर मोती कैसे बनता है, मैं बता देती हूँ। जो सिपियाँ होती हैं ना, इन ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है ना, इनको ये ना ढक्कन की तरह होती हैं, यानी जैसे ढक्कन बंद हो जाता है या फ्लैप जैसे हम कहते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज़म, कोई भी स्मॉल इंसेक्ट इनके अंदर दाखिल होता है तो ये ना अपने वो उनको फ्लैप्स को बंद कर देती हैं। वो एनिमल जो होता है ना वो फिर इनके अंदर ही रह जाता है, उसकी डेथ काज हो जाती है। और मतलब बहुत अरसे, बहुत सदियों बाद या 10-20 साल लगते हैं किसी भी मोती को बनने में इन सिपियों के अंदर। तो ये क्लैम वगैरह जो होते हैं ना, ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को अपने अंदर अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं, अपने अंदर इनको ऐड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। अ पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स अपॉन और विद इन अनदर ऑर्गेनिज्म। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बाय गेटिंग फूड। ओके, पैरासाइट में हम कहते हैं कि कोई भी जानदार है वो दूसरे जानदार के ऊपर रह रहा है या उसके जिस्म के अंदर रह रहा है और बदले में उससे खुराक हासिल कर रहा है, उसको कहा जाता है पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज़म के ऊपर पैरासाइट रह रहा है ना, वो ऑर्गेनिज़म होस्ट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, उसके सर में जुएँ हैं, तो वो जुएँ जो हैं वो पैरासाइट हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो होस्ट है उन जुओं का। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, होल मैकेनिज़्म इन विच पैरासाइट लिव्स ऑन होस्ट। वो पूरा तरीका या पूरा मैकेनिज़्म जिसमें कोई भी पैरासाइट होस्ट के ऊपर रह रहा है और वो अपनी खुराक और मस्कन के लिए उस होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कहा जाता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। मेथड्स ऑफ गेटिंग फूड फ्राम होस्ट बाय पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो तरीक़ेकार जिसको पैरासाइट अपनाता है और फिर वो होस्ट से खुराक हासिल करता है, उस तरीक़ेकार को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी वो तरीका जिसको कोई भी पैरासाइट अपनाते हुए खुराक हासिल करता है, उसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स में हम एग्जांपल देते हैं टिक, लाइस, फ्लीज़। और अब ये जो है ना, ये हमारी सरफेस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये जो राउंड वार्म, विप वार्म, हुक वार्म, टेप वार्म जो है ना, ये इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स या वो पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़म या किसी भी होस्ट के जिस्म के ऊपर रह रहे होते हैं, उनको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। दे लिव ऑन देयर होस्ट बॉडी बट डू नॉट एंटर इट। ये होस्ट की बॉडी के ऊपर तो रह रहे होते हैं, लेकिन ये उसकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जांपल इंक्लूड टिक, फ्लीज, लाइस, लैम्प्रेज, लीचीज़ एंड मॉस्क्यूटोज़। मच्छर की एग्जांपल इनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन है। मच्छर जो है वो जिस्म की सरफेस के ऊपर काटता है, यानी हमारी स्किन में काटता है, एक्टोपैरासाइट है वो। तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि जिस्म जो है कि मच्छर जो है वो मेरी बाजू में दाखिल हो गया, मेरी टांग में दाखिल हो गया, ऐसा नहीं हम कहते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सरफेस, आउटर जो एक्सटर्नल सरफेस है ना, उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए इनको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर रह रहे होते हैं। इनको इंटरनल पैरासाइट्स भी कहा जाता है, जो इनसाइड द बॉडी या होस्ट रह रहे होते हैं।
एंडोपैरासाइट में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं और टेपवर्म वगैरह आ जाते हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर रह रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं एक्टोपैरासाइट का और एंडोपैरासाइट का। जो एक्टोपैरासाइट होता है ना वो लिव्स ऑन दी होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं, और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं। ये जो एक्टोपैरासाइट हैं वो सरफेस पे होते हैं और जो एंडोपैरासाइट हैं वो इनसाइड दी होस्ट होते हैं। जो एक्टोपैरासाइट है ना वो टेम्परेरी होते हैं या परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ना वो परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद हेमी पैरासाइट्स या होलो पैरासाइट्स होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो हैं वो होलो पैरासाइट्स होते हैं। रेस्पिरेशन एरोबिक होती है, रेस्पिरेशन एनारोबिक होती है। एरोबिक जो होती है ना उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। लैक विंग्स, इनके पास पर नहीं होते हैं एक्टोपैरासाइट्स के पास। और एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं ना इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होती है। काज लेस डैमेज टू दी होस्ट, जो एक्टोपैरासाइट होते हैं ना ये कम नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ना ये कभी कभार इंसान की डेथ का बाइस भी बन जाते हैं। एक्टोपैरासाइट्स में हम एग्जांपल्स देते हैं मॉस्किटो, लीच, टिक्स, माइट्स की, और एंडोपैरासाइट्स में हम एग्जांपल देते हैं राउंड वार्म, टेप वार्म और टर्मेटॉइड्स वगैरह की। उसके बाद ना कुछ और टाइप्स भी होती हैं पैरासाइट्स की, जिनमें हम कहते हैं कि ओब्लिगेट हैं या फैकल्टेटिव हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट में हम कहते हैं वो पैरासाइट होते हैं जिनको अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपनी बका के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी खुराक के लिए हर हाल में किसी जानदार होस्ट की मौजूदगी ज़रूरी होती है इनके लिए। इनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने मस्कन के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए हर हाल में एक होस्ट चाहिए होता है। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ़ अवे फ्राम दी होस्ट। अगर इसके पास होस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली इनकी डेथ काज हो जाएगी और ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। उनको कहा जाता है ओब्लिगेट पैरासाइट, जिनको हर हाल में लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस, उसके बाद हेड लॉज और उसके बाद रेफ्लिसिया, ये सारे जो पैरासाइट्स हैं ना इनको हर हाल में अपना होस्ट चाहिए होता है। एग्जांपल हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जुओं की। जुएँ जो हैं वो इंसान के बालों में रहती हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा है कि जिस बंदे ने वो बाल कटवाए हुए हों या गंजा करवाया हुआ हो उसके सर पे जुएँ हों, कभी भी नहीं देखा होना। तो ये एग्जांपल होती है कि उनको जो जुएँ हैं उनको होस्ट चाहिए, उनको इंसान के सर के बाल चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए वो ओब्लिगेट पैरासाइट है। उसके बाद आता है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है ना वो जानदार होस्ट के बगैर भी रह सकता है और कभी कभार उसे ज़रूरत पड़ भी सकती है। कैपेबल ऑफ लीडिंग बोथ अ फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, लिव पैरासिटिकली और नॉन पैरासिटिकली, यानी ये होस्ट के साथ भी रह सकता है और होस्ट के बगैर भी रह सकता है। ये अपने ज़िंदा रहने के लिए एज सच ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह डिपेंडेंट नहीं होता कि हर हाल में ही इसको अपने ज़िंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ना वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट के ऊपर, वो अपने होस्ट के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। उसके बाद इनका डिफरेंस है फैकल्टेटिव का ऑब्लिगेट का। फैकल्टेटिव जो है ना वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है और किसी भी ऑर्गेनिज़म के ऊपर भी, ऑर्गेनिज़म पे भी डिपेंड कर सकता है और ऑर्गेनिज़म के बगैर भी रह सकता है। लेकिन जो ऑब्लिगेट है उसे हर हाल में चाहिए होता है। पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, उसे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है और पर्टिकुलर होस्ट चाहिए होता है उसको। अब जो फैकल्टेटिव है ना वो एरोबिक तरीके से या एनारोबिक तरीके से या फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी खुराक हासिल करते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेट है ना इनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन का तरीका होता है, लेकिन ये एनारोबिक और फर्मेंटेशन को भी कैरी आउट कर सकते हैं। और फैकल्टेटिव में हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स की एग्जांपल देते हैं, लेकिन जब ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑब्लिगेट एरोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स को डिस्कस करते हैं। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ज़िंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ना इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है ना ये इन्हें थोड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स लिव्स ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेल एज इनसाइड दी होस्ट। जो फैकल्टेटिव होते हैं ना ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ना ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। वाइल ऑब्लिगेटिव, अब जो ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे ना वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं और जो एनारोब्स होंगे ना वो इनसाइड दी होस्ट रह रहे होते हैं। पैरासाइट्स कैन सर्वाइव विदाउट दी होस्ट। फैकल्टेटिव में पैरासाइट होस्ट के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ऑब्लिगेटिव में पैरासाइट होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, उसे हर हाल में ज़रूरत होती है। और फैकल्टेटिव में एनर्जी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही होती है, और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट जो होते हैं ना इनके पास एनर्जी की कंपोजिशन या एनर्जी की प्रेजेंस जो है ना वो बहुत कम होती है।
आई होप आज के लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।